गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज की क्लास में हम आपकी समावेशी शिक्षा, ठीक है, ये जो आपका पेपर 1 है, आई थिंक पेपर 2 है, ये पेपर 2 समावेशी शिक्षा, ठीक है, इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम करने वाले हैं। चलिए टाइम न गवाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए, समावेशन का अर्थ मैंने आपको समझाया था कि समावेशन का मतलब होता है जब हम सम्मिलित रूप से, है ना, सम्मिलित रूप से किसी काम को करें, है ना, तो वो आपका समावेशन होता है। और बात कर रहे हैं समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा में क्या होगा, हर प्रकार के बालकों को जब एक ही छत के नीचे शिक्षा दी जाए तो उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब हर तरह का बालक कैसा होता है कि भाई ऐसा बालक जो कि शारीरिक दृष्टि से भिन्न हो, मानसिक दृष्टि से भिन्न हो, या फिर जो विभिन्न प्रकार के परिवेश से आया हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग परिवेश, अलग अलग मानसिक क्षमता और अलग अलग शारीरिक क्षमता वाले बालकों को जब एक साथ शिक्षा दी जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्यों की जाती है समावेशी शिक्षा? तो बालकों के अंदर उनकी क्षमताओं को लेके जो भेदभाव ना किया जाए, है ना, उन सभी को समान रूप से अवसर प्रदान किए जाए, इसी के लिए समावेशी शिक्षा को जो है वो आज हमारे शिक्षा के साथ जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है कि छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराई जाए जिससे वे जीवन को सफल बना सकें। उनकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, सांस्कृतिक, पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा उम्र किसी भी प्रकार से उनके अंदर जो है वो विरोध पैदा ना करे। मतलब कोई बच्चा किसी भी तबके से आता हो, चाहे वो निचले तबके का हो, उच्च वर्ग का हो, मध्यम वर्गीय हो, शारीरिक रूप से अक्षम हो, मानसिक रूप से अगर उसमें कुछ कमी है ना, भले कुछ भी हो, कहीं से भी आता हो बच्चा, पर उनको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं, यही आपकी समावेशी शिक्षा होती है। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक योग्यता बताइए। अब मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं क्या हो सकती है? देखिए, आप हमेशा विशेषता को इस पर्पस से मत लेना कि जो अच्छी बात होती है वही विशेषताएं होंगी, नहीं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानसिक, जो कि मंदबुद्धि बालक हैं। अब जाहिर सी बात है भाई, जो बच्चे मंदबुद्धि होंगे वो होशियार तो नहीं होंगे, है ना, वो तीव्र या कुशाग्र बुद्धि वाले तो नहीं होंगे, उनकी बुद्धि में कुछ ना कुछ कमी ही पाई जाएगी। यहाँ पे विशेषता का मतलब ये है कि उनके लक्षण क्या होते हैं, ठीक है। तो सुनिए, मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता इस प्रकार है कि सामान्य बालकों से कम होती है। अब इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, जो IQ होता है इनका, वो नॉर्मल बच्चों से कम रहेगा। भाई मंदबुद्धि उसको तभी तो कहा जा रहा है। मंदबुद्धि और पिछड़ा बालक, ये दोनों भी अलग अलग होते हैं। ये सभी चीजें मैंने आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाते समय बहुत अच्छे से समझाई हैं। समावेशी शिक्षा का और आपका शैक्षिक मूल्यांकन और साइंस का, इनका सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका था हमारा, है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी है। पिछड़ा बालक क्या होता है? ऐसा बालक जो कि अपने समान आयु वर्ग की कक्षा से एक स्तर नीचे का काम भी करने में सक्षम ना हो। जैसे कि कोई बच्चा 8th क्लास में पढ़ रहा है पर वो 7th क्लास के क्वेश्चंस भी नहीं कर पा रहा है, तो वो पिछड़ा बालक होगा। मंदबुद्धि बच्चा जो उससे भी ज्यादा डल हो, पिछड़े बालक से भी ज्यादा डल हो, ठीक है ना। ये बच्चे जो होते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल बच्चों से कम होता है और ये अपने रोजमर्रा के कामों को करने में भी पूरी तरीके से कैपेबल नहीं होते हैं, है ना। ये बिल्कुल नॉर्मल बच्चों जैसे काम नहीं कर पाते हैं। जबकि पिछड़ा बालक केवल पढ़ाई में पिछड़ा होता है, बाकी सब चीजों में बड़ा होशियार होता है। आप सभी को पता है कि हमारी क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा होता है ना, जो पढ़ाई में बिल्कुल उसका ध्यान नहीं होता है ना। ऐसे कहते हैं ना, एकदम डब्बा गोल,
पर और काम करवा लो आप उससे दुनिया जहान के, उसमें सबसे आगे रहता है, तो वो होते हैं पिछड़े बालक। पर मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं वो न केवल शैक्षिक दृष्टि से बल्कि अन्य जो उनके दैनिक जीवन के कार्य होते हैं उनको करने में भी सामान्य बालकों से कम होते हैं। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होती है, जैसे कि स्मृति विस्तार, ध्यान विस्तार, ये सब कम होता है ना। कई मंदबुद्धि बालक आप लोगों ने भी देखा होगा, समझ कम पड़ता है उनको, अपनी उम्र के अनुसार काम नहीं कर पाते हैं वो, ठीक है ना, अपने रोज दैनिक दिनचर्या के। तो यही आपके मंदबुद्धि बच्चों के लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन क्या होता है? सॉरी, तो निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य। भाई निर्देशन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन फिल्म अगर कोई व्यक्ति बनाता है, जो फिल्म बनाता है, जो एक्टर एक्ट्रेसेस को बताता है कि आपको कैसे डायलॉग बोलना है, तो वो कौन होता है? डायरेक्टर होता है। तो डायरेक्टर जो काम करता है वो डायरेक्शन कहलाता है ना। तो किसी काम को करने के लिए जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसे ही निर्देशन कहा जाता है। कोई काम किस प्रकार से करना है, इसके लिए जो सीमाएं, जो नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं को निर्देशन कहा जाता है। जैसे आपको स्कूल में कोई काम दिया गया, कॉलेज में कोई काम दिया गया कि आपको फला सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे क्या करना है, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है, तो उसमें आपको बताया जाएगा कि है ना, टीचर आपको बताएगा कि आपको इस टॉपिक पे बनाना है, आपको इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसका वर्णन करना है, प्रस्तावना लिखना है ना। पूरा एक डायरेक्शन चलता है, एक नियम के अकॉर्डिंग जब कोई काम किया जाता है तो उसी को हम निर्देशन कहते हैं। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है। इसके द्वारा शिक्षार्थी को उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशक समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन ऐसी विधियां बताता है जिसका उपयोग करके बालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सके। तो देखिए, जैसे कि कोई अभी आपको मैं बता रही थी कि आपको कॉलेज में कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहा, तो इसका मतलब तो ये तो नहीं है कि जो कॉलेज लेक्चरर है आपका वो आपकी फाइल खुद बनाएगा। नहीं, वो आपकी फाइल नहीं बनाएगा, वो केवल आपको गाइड करेगा कि आप कैसे लिख सकते हो। वो कोई आपको फाइल थोड़ी कंप्लीट करके देता है। तो जो निर्देशक होता है वो कभी भी स्वयं से कार्य नहीं करता है, वो केवल जिस व्यक्ति को जो समस्या है उसको ऐसी विधियां और ऐसी कुछ सुझाव देता है जिसके द्वारा वो अपनी समस्या को सुलझा सकता है या अपने कार्य को कर सकता है। इसी को निर्देशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वंचन का अर्थ क्या होता है? अब वंचन की बात करें हम, जिसे हम डेप्रिवेशन कहते हैं। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है। अब देखो, वंचन का मतलब वंचित होना। वंचित शब्द का मतलब तो समझते हो ना? वंचित, जब हम किसी चीज से वंचित हो जाए तो मतलब वो चीज हमको न मिल पाए। तो वंचन का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति को, वंचन एक ऋणात्मक दशा है। ऋणात्मक, भाई किसी चीज को, किसी व्यक्ति को किसी चीज की कमी है तो वो तो एक ऋणात्मक दशा हुई ना। कोई बच्चा है, ठीक है, उसका पालन पोषण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उसको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पा रहा है, अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो ये क्या हुई? ये एक ऋणात्मक दशा हुई जो कि उसके लिए भावी जीवन के लिए जो है वो उसको मतलब क्या कहते हैं, बुरा प्रभाव डालेगी उसके जीवन पे, है ना। तो वंचन हमेशा एक ऋणात्मक दशा होती है और इसमें ये वंचन जो है वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। वो इसकी मानसिक क्षमताओं के विकास में बाधक हो सकता है, उसके शारीरिक विकास में भी बाधक हो सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि समस्यात्मक व्यवहार के कौन कौन से कारण हैं। कि भाई कोई बच्चा समस्यात्मक बालक है। अब समस्यात्मक बालक मतलब वो बच्चे जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उद्दंड होते हैं, किसी का कहना नहीं मानते हैं, तो उन सभी व्यवहारों के पीछे कोई ना कोई कारण या समस्या जरूर होती है। तो ऐसे बच्चों को हम समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब समस्यात्मक बालक का व्यवहार जो है वो ऐसा क्यों है, उसके क्या कारण हो सकते हैं? कोई बच्चा अपराधी बन गया बहुत कम उम्र में, तो वो ऐसा क्यों है? कोई बच्चा बहुत ज्यादा उद्दंड है, किसी की बात नहीं सुनता, किसी का कहना नहीं मानता, तो उसके पीछे, उसके ऐसे व्यवहार के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है।
तो जो समस्यात्मक व्यवहार होता है इसके कई सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें आनुवांशिक कारण, जैसे कि बच्चा जो है वो मानसिक रूप से दुर्बल हो। भाई अगर कोई बच्चा मंद बुद्धि है और आप उसको साइंस की थ्योरम मैथ्स की थ्योरम सिखाने का प्रयास करेंगे तो क्या वो समझ पाएगा? भाई वो नहीं समझ पाएगा, तो वो समस्या हो गई ना। तो ये भी एक समस्यात्मक व्यवहार का कारण है कि बच्चा मानसिक रूप से दुर्बल हो। ये आनुवांशिक कारणों में आता है। फिर विरासत में मिले दुर्व्यसन। अरे भाई जिनके पापा मम्मी है ना, दादा चाचा चाची या फिर परिवार के अन्य सदस्य स्वयं गलत व्यवहार करते हैं, जैसे कि कोई बच्चा किसी डाकू के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो शुरू से क्या देखता है? लूट मार, लूट खसोट, है ना, हत्या, ये सभी देखता है। तो बड़ा होके वो भी यही करेगा। ठीक है, तो ये तो आपके आनुवांशिक कारण हो जाते हैं। अगला आता है इसमें शारीरिक कारण। तो जैसे कोई बच्चे में बहरापन हो, अंधापन हो, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना, तो ये सभी समस्यात्मक व्यवहार के कारण हो सकते हैं। फिर संवेगात्मक कारण, जैसे कि अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना और चिड़चिड़ापन, है ना। कई बच्चे देखा होगा आपने, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, 10-10, 11-11 साल के हो जाते हैं, बल्कि इससे भी बड़े हो जाते हैं, वो अंगूठा चूसते हैं। क्यों? क्योंकि अंगूठा चूसने से उनको एक क्या होता है, मेंटली सेटिस्फेक्शन मिलता है, मन शांत रहता है उनका। अब ऐसा नहीं है कि अंगूठा चूसने से उसको कोई फायदा हो रहा है या फिर उससे कुछ उसको मिलता है, ऐसा नहीं होता है। पर एक आदत आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कभी परेशानी में होते हैं तो हम बड़ी तेजी से अपने पैर हिलाते हैं या अपने हाथ का जो पेन होता है उसको हिलाते हैं। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त हम मानसिक रूप से स्थिर नहीं हैं और ऐसा करके हम अपनी मानसिक अस्थिरता को संतुलित करने का काम कर रहे हैं। तो कई बच्चे जो होते हैं, जैसे कि काफ़ी बड़े हो जाने के बाद भी वो बिस्तर गीला कर देते हैं या फिर अंगूठा चूसते हैं, तो ये एक तरीके से उनके अंदर जो संवेगों का प्रवाह अति प्रवाह हो रहा है, उसको शांत करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। ठीक है, अगर हम उनसे बात करें, उनकी समस्या का समाधान करें, तो ये सारी आदतें उनकी ठीक हो सकती हैं। कुछ लोग चिड़चिड़े होते हैं, जरा जरा सी बात पे चिढ़ जाते हैं, न कुछ बात पे चिढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये भी क्या है, उनके अंदर काफ़ी सारा मानसिक द्वंद्व चल रहा है, संवेगात्मक उथल पुथल चल रही है, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और वो जो अनियंत्रण हो रहा है उनके अंदर, उसको वो फिर चिड़चिड़ेपन से व्यक्त करते हैं। ठीक है, सामाजिक कारण की बात करें तो निम्न सामाजिक, आर्थिक तथा उचित देख रेख के अभाव में माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें। तो सामाजिक कारण क्या हो सकता है? कोई बच्चा जरूरत से ज़्यादा अमीर है तो वो तब भी बिगड़ जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो वो काफ़ी सारी अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे भी वंचित रह जाएगा। तो ऐसे में वो उनकी पूर्ति करने के लिए चोरी चकारी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। उचित देख रेख का अभाव है, माता पिता को पता ही नहीं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, तब भी बच्चे गलत रास्ते पे और समस्यात्मक बन जाते हैं। माता पिता के मध्य लगातार लड़ाई झगड़ों को देख के भी बच्चों के अंदर समस्या उत्पन्न हो जाती है। और बुरी आदतें, है ना, ऐसी बुरी आदतें, बुरी संगत में पड़ जाए बच्चा, तब भी वो एक समस्यात्मक बालक बन जाता है। तो ये तीनों कारण रहते हैं आपके समस्यात्मक व्यवहार के। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों को तो कतई याद करने की जरूरत नहीं है, इनको तो बताओ हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपको बकायदा ऐसे हेडिंग डालनी है कि अनुवांशिक कारण, फिर शारीरिक कारण, फिर संवेगात्मक कारण, फिर अगर ये सब आपको याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर याद नहीं रहता है, आप रटना नहीं चाहते हो, तो बस आपने ये बातें तो समझ ली ना कि बच्चों के अंदर समस्याएं आखिरकार आती क्यों हैं, तो इनको आप पॉइंट्स में लिख देना। और प्लीज कोशिश ये कीजिएगा कि हर क्वेश्चन को, है ना, मतलब हर क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं है, पर इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जैसे कारण बताओ, लक्षण, विशेषताएं, अंतर, इनको हम पॉइंट्स में लिख कर बताएं, है ना, तो उससे आपका आंसर बड़ा इंप्रेसिव होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है, सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। तो सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात को दूर करना और अच्छे मूल्यों को सिखाना। तो सामाजिक निर्देशन क्या है? भाई समाज में आपको किस तरीके से रहना है, समाज में आपको किन नियमों का पालन करना है, समाज में आपको कैसा व्यवहार करना है, ये सभी आपके सामाजिक निर्देशन में आते हैं। ठीक है, तो अच्छी आदतों का होना,
पक्षपात से दूर रहना, अच्छे मूल्यों को, वैल्यूज को समझना, है ना, जैसे कि दया भाव, सहानुभूति, कर्तव्य परायणता, ये सब क्या है, ये सब हमारे मूल्य हैं, है ना। उच्च चरित्र को बनाना, चरित्रवान होना, तो उसके लिए हमें जो निर्देश समाज के द्वारा दिए जाते हैं वही हमारे सामाजिक निर्देशन होते हैं। अगला प्रश्न है, छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए कि हमें निर्देशन किस किस प्रकार से मिलता है। पहला आता है इसमें, अब इसमें निर्देशन की देखिए 2 विधियां पूछी गई हैं, पर यहाँ पर सभी विधियों का वर्णन किया गया है। तो पहला आता है इसमें व्यक्तिगत तालिका सेवा, फिर सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा और अनुवर्तन सेवा। अब देखिए इसमें होता क्या है, व्यक्तिगत तालिका सेवा यानी कि आपको कोई पर्सनल आपका काम है, कोई आपका व्यक्तिगत काम है, जैसे आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, अपना कोई मॉडल प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको जो व्यक्तिगत निर्देश दिए जाएंगे ना, तो वो तो आपका व्यक्तिगत तालिका सेवा होगी, जो काम सिर्फ और सिर्फ आप करोगे, है ना। फिर सूचना सेवा, किसी सूचना को किसी अन्य स्रोत से, एक स्रोत से किसी अन्य स्रोत तक कैसे पहुंचाना है। जैसे कि आपको कोई फाइल जमा करनी है, तो आपसे कहा जाएगा कि जैसे अभी हम लोग जब हमने ज्वाइनिंग ली, तो हमें पता है कि हमें कितने कितने ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़े। पहले हम जनजाति विभाग में गए अपनी फाइल को लेकर, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाया, देन हम बीओ में गए, वहाँ डॉक्यूमेंट एक फाइल जो है वो जमा करी, फिर हम संकुल में गए, फिर हम स्कूल में गए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप कि भाई मैं हूँ एक कैंडिडेट जिसकी नियुक्ति हुई है, ये सूचना में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लेकर जा रही हूँ, तो ये आपका क्या हो जाता है, सूचना सेवा हो जाती है, जिसका निर्देशन है ना। मैं विभाग में गई, विभाग वालों ने मुझसे कहा अब आप बीओ में जाओ, बीओ वालों ने कहा अब आप संकुल में जाओ, संकुल वालों ने मुझसे कहा कि अब स्कूल में जाओ। तो ये क्या हुई कि एक ही सूचना को, यानी कि ये बात अलग अलग विभाग में मुझे बताना था कि मेरी नियुक्ति हुई है और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना। तो ये आपकी सूचना सेवा हो जाती है, ये एक निर्देशन हो गया, मुझे निर्देश मिला ना कि मुझे नेक्स्ट किस ऑफिस में जाना है, तो ये सूचना निर्देशन हो गया। अगला परामर्श सेवा, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, कोई आपका फ्रेंड है या फिर कोई ऐसा रिलेटिव है जिसकी कोई समस्या है, वो आपसे अपनी समस्या को शेयर कर रहा है, अब आप उस समस्या का समाधान उसको बता रहे हो कि भाई अब तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मैम आपने सीटेट क्लियर किया, आपने पढ़ाई कैसे करी, फिर मैं आपको बताती हूँ कि भाई मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो ये परामर्श निर्देशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थापन सेवा, प्लेसमेंट सर्विसेज, ठीक है ना, किसी को नियुक्ति देनी है, अब वो नियुक्त हो रहा है किसी पद पे, तो उसका कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया रहेगा ना, भाई मेरिट लिस्ट में आया है बच्चा, उसकी कौन सी पोजीशन उसने होल्ड की, तो ये आपकी क्या हो जाती है, जब इसकी एक नियमावली बनाई जाती है तो वो आपका प्लेसमेंट सर्विसेज या फिर प्लेसमेंट निर्देशन के अंतर्गत आ जाता है। अनुवर्तन सेवा, फॉलोअप करना, किसी अन्य व्यक्ति को देखकर उसको फॉलो करते हुए कोई काम करना है आपका, तो वो आपका क्या हो जाता है, फॉलोअप सेवा यानी कि अनुवर्तन सेवा हो जाती है। तो ये 5 विधियां होती हैं आपकी निर्देशन की। अगला आता है प्रश्न आपका कि प्रतिभाशाली बच्चे किसे कहते हैं, प्रतिभाशाली बालकों की, है ना। तो प्रतिभाशाली बच्चे क्या होंगे कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालकों से जो है वो ज्यादा होती है। अब देखिए प्रतिभाशाली में कौन आते हैं, जीनियस, है ना, जीनियस बच्चे आते हैं जिनका, अब ये इनकी जो बुद्धि लब्धि है ना वो 2 प्रकार से दी रहती है। कभी कभी एग्जाम में 130 से ज्यादा बोल दिया जाता है या फिर 140 से अधिक बोल दिया जाता है। तो अगर किसी की 140 से अधिक है तो वो 130 से भी अधिक ही होगा ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो ये दोनों आपको फैक्ट याद रखने हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी 140 नहीं दिया रहता है, 130 दे दिया जाता है, तो हमको जो है वो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऐसे बच्चे जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से उच्च हो और जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि लब्धि 180 तथा 190 तक भी हो सकती है। जैसे कि हमें पता है कि जितने भी हमारे देश में विद्वान हुए, ठीक है ना, अभी हम बात करें स्वामी विवेकानंद की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें,
ठीक है ना। तो इन सब की जो बुद्धि लब्धि थी ये सभी प्रतिभाशाली बालकों के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक जो होते हैं हमारे अब्दुल कलाम साहब हैं, या फिर आप जो एडिसन हैं, न्यूटन हैं, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब भी प्रतिभाशाली बालक थे, ठीक है ना। इनकी बुद्धि लब्धि बहुत अधिक है, मतलब 140 से अधिक थी, ठीक है, और सामान्य से तो ज़्यादा है ही सही, और बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है तो उन्हें ही हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। अगला है समावेशी शिक्षा से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है, एंड आई होप कि आप इसको रटेंगे नहीं, आप इसको केवल समझेंगे कि समावेशी शिक्षा में क्या होता है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ऐसा ही लिख कर आना एग्जाम में, मात्र 2 लाइन का आंसर बताऊंगी मैं, 2 या 2.5 लाइन का, उसी को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है, बिल्कुल बिठा लो दिमाग में एकदम। क्या रहेगा कि अलग अलग सामाजिक, शारीरिक और मानसिक स्थितियों वाले बालकों को जब एक साथ एक समान शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए एक साथ शिक्षा दी जाती है तो इसी को हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब समावेशी शिक्षा में सामाजिक रूप से भिन्न भिन्न बच्चे भी आते हैं, शारीरिक रूप से भिन्नता रखने वाले बच्चे भी आते हैं, और मानसिक रूप से भिन्नता रखने वाले बच्चे भी आते हैं। तो जब इन तीनों प्रकार के बच्चों का या फिर अन्य भी जो भी क्राइटेरिया है उनसे अलग अलग तरह के बच्चों को जब एक ही छत के नीचे एक समान अवसर प्रदान करते हुए शिक्षा दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बात करें हम, अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है। अब अपवंचित लिखा हो, वंचित लिखा हो, वंचन लिखा हो, एक ही मतलब होता है ना, कोई अलग अलग मतलब नहीं है। तो अपवंचित बालक क्या होगा कि ऐसा बालक, ध्यान से सुनो इस आंसर को, बुक की लैंग्वेज तो बुक की लैंग्वेज है, ये याद कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं है जो बच्चे समझ कर लिखने का प्रयास करते हैं तो वो ध्यान से सुने कि ऐसे बालक जिनको उनके जीवन की, जो अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं जिन्हें नहीं मिल पाती हैं, है ना। अब मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ठीक है ना, एक अनिवार्य शिक्षा। अगर ये सब चीजें भी किसी बालक को नहीं मिल पा रही हैं तो वो बालक क्या कहलाएगा, अपवंचित बालक कहलाएगा। तो ऐसा बालक जिसे उसके जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो पाती हैं, ऐसे बालकों को हम अपवंचित बालक कहते हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बात करें, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि जो है, अब यहाँ पे देखो 120 लिखा हुआ है, तो वो भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से अधिक 120, 130 या 140 से अधिक होती है, ऐसे बालकों को हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो अब दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं भाई, ऐसे बालक जिनकी देखने की क्षमता सामान्य क्षमता से कम हो या फिर पूर्णतः ना हो, ठीक है ना। दृष्टिबाधित बालक 2 प्रकार के पढ़े थे ना हमने, एक तो पूर्ण दृष्टिबाधित होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, आंशिक दृष्टिबाधित। मतलब ऐसे बच्चे जिनको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता तो वो पूर्ण दृष्टिबाधित हो जाते हैं, और आंशिक दृष्टिबाधित मतलब जिनको दिखाई तो देता है पर कम दिखाई देता है, चश्मा लगा हो या फिर कुछ ऐसे रोग हों जिनको आंखों के नेत्र के, जिनके कारण उनकी दृष्टि सामान्य से काफी कम हो चुकी हो, तो वो भी दृष्टिबाधित बालक ही कहलाएंगे। तो ऐसे बालकों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो ऐसे बालक जो होते हैं इन्हें समाज का समुचित जो है वो सहयोग दिया जाना चाहिए। इन बच्चों को क्या दिया जाना चाहिए, समाज का समुचित सहयोग जो है वो प्रदान करना चाहिए, है ना। मतलब इनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, क्योंकि ये जो भेदभाव किया जाता है उनकी शारीरिक क्षमताओं को लेके, वो उनको मानसिक रूप से सबसे ज़्यादा तोड़ देते हैं। तो सबसे पहला काम तो समाज का होता है ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कि सबसे पहले शिक्षा तो जब देंगे तब देंगे, पर उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा उनके दया ना दिखाई जाए, इससे उनको ये महसूस होता है कि हम और लोगों से अलग हैं, इसलिए ये लोग हमारे साथ ज़्यादा दया वाला व्यवहार कर रहे हैं, है ना।
तो समाज का जो है वो समुचित सहयोग स्थापित होना चाहिए। दृष्टिबाधित बालकों में लिखित अभिव्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि जो है वो सबसे महान उपलब्धि है ना। जो बच्चे पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का जो है वो मतलब आविष्कार किया गया था, जो कि एक दृष्टिबाधित बच्चों के लिए वरदान है, ठीक है ना। इसमें 6 विभिन्न प्रकार के बिंदु होते हैं जो कि संकेतों के माध्यम से ये लिपि एवं मोटे कागज पे अंकित किए जाते हैं। मतलब एक काफ़ी मोटा जो ब्रेल लिपि की जो पुस्तक होती है ना, वो काफ़ी मोटे पेज वाली होती है। उसमें क्या होता है कि 6 प्रकार के डॉट से ही सारी जो है वो आकृतियाँ बनाई जाती हैं। अब ये 6 डॉट कैसे भी हो सकते हैं, मतलब एक नुकीली वस्तु से जो है वो उभरे 6 डॉट जो हैं वो बनाए जाते हैं। वो 6 डॉट किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अलग अलग अक्षर के लिए अलग अलग प्रकार से 6 डॉट को अरेंज किया जाता है। उन्हीं को अपनी उंगलियों के पोरों से छू कर महसूस करके बच्चे जो हैं वो दृष्टिबाधित बालक पढ़ना लिखना सीखते हैं, ठीक है। दोनों हाथों की अनामिका के अग्रभाग से बिंदु और संकेतों को ये स्पर्श करते हुए संकेतों और अक्षरों को पहचानने का काम करते हैं, ठीक है। तो बस अपने हाथों से महसूस करते हुए वो इन सब चीज़ों को देखते मतलब महसूस करके पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बुद्धि लब्धि क्या है कि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यताओं के विकास की गति बताती है। यानी कि बुद्धि लब्धि क्या है, वो हमारी जो बौद्धिक क्षमता है उसके बारे में हमें बताती है। तो बुद्धि लब्धि क्या है, बुद्धि लब्धि सामान्य योग्यताओं को जो है वो किसी भी व्यक्ति की सामान्य योग्यता से परिचित कराती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में है तो यानी वो औसत बुद्धि वाला है। 120 से ज़्यादा है तो वो प्रतिभाशाली है ना। 90 से कम है तो वो पिछड़ा बालक है ना। और फिर उससे भी कम है तो फिर 70 से भी कम है तो वो आपका मंद बुद्धि में आ जाता है ना, स्लो लर्नर में आ जाता है। तो बुद्धि लब्धि जो होती है वो किसी भी व्यक्ति की मानसिक योग्यता से परिचित करवाती है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 है तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगी, यानी कि वो एक प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। अब IQ का आपको फॉर्मूला पता है ना कि MA मेंटल एज अपन क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है ना। तो मेंटल एज उसकी कितनी है, 10 है। क्रॉनिकल एज उसकी कितनी है, 8 है। इंटू इसको 100 कर दिया तो इससे क्या निकल आएगा, हमारा बुद्धि लब्धि निकल आएगी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। विशिष्ट बालक, तो विशिष्ट बालकों की प्रमुख विशेषता ये है कि वो कक्षा में सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते हैं। ये बालक प्रतिभावान भी होते हैं और मंद बुद्धि भी होते हैं। देखिए, प्रतिभावान बालक अलग होता है, विशिष्ट बालक यानी कि स्पेशल चाइल्ड। अब स्पेशल चाइल्ड में के 2 क्राइटेरिया होते हैं, 2 दायरे होते हैं। ऐसे बच्चे जो कि सामान्य बच्चों से ज़्यादा अच्छे हों या फिर ऐसे बच्चे जो कि सामान्य बच्चों से कमतर हों। ये दोनों ही प्रकार के बच्चे स्पेशल चाइल्ड कहलाते हैं, है ना। जीनियस बच्चा हो या मंदबुद्धि बच्चा हो, ये दोनों ही प्रकार के बालक स्पेशल चाइल्ड कहलाएंगे। स्पेशल क्यों कह रहे हैं इन्हें, क्योंकि ये सामान्य से अलग है। ये सामान्य से अलग है, या तो ये कमतर है या फिर ये उनसे बढ़कर है। तो इनकी कमी या इनकी बढ़ोतरी इनको सामान्य से अलग करती है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको स्पेशल चाइल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। प्रतिभावान बच्चों को गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं, ये बात याद रखना। पर विशिष्ट बालक में मंदबुद्धि बच्चे भी आते हैं और प्रतिभावान बालक भी आते हैं। इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो ये सामान्य बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। समायोजन मतलब एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक तो अगर हम मंदबुद्धि बच्चे की बात करें तो वो चीज़ों को अच्छे सही प्रकार से समझ नहीं पाता है, आसानी से समझ नहीं सकते हैं। कोई मंदबुद्धि बच्चा क्या सामान्य बालकों के साथ खेल कूद सकता है क्या उन्हीं के अनुसार, या फिर उन्हीं की जितनी पढ़ाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना। तो एक तरीके से समायोजन स्थापित नहीं हो पाता है। और दूसरी ओर कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है पढ़ाई में, तो क्या वो नॉर्मल बच्चे के साथ बैठेगा क्या? अरे हमारी क्लास के टॉपर बच्चे हमसे बात भी करते थे क्या, बताओ? अलग ही रोआब में रहते थे ना। क्यों रहते थे? क्योंकि वो हम जैसे सामान्य बुद्धि वाले बच्चों के साथ एडजस्ट ही नहीं कर पाते थे। वो तो सोच रहे हैं 1000 का पहाड़ा और हम बैठे हैं 10 के पहाड़े पे, तो कोई मेल है क्या?
नहीं है ना, इसलिए वो समायोजन नहीं कर पाते हैं। ठीक है। विशिष्ट बालकों में निम्न विशेषताएं होती है। एक तो भिन्न होते हैं, सामान्य बालकों से अलग होंगे, या तो उनसे बढ़कर होंगे या फिर उनसे निम्नतम होंगे। विचलन मतलब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका मन जो है वो हमेशा उनके अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल चलती रहती है। ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होगा तो वो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ विचार करेगा, आगे से आगे चीज़ों को करने का प्रयास करेगा। होता है ना कि अभी सर पढ़ा रहे हैं प्रश्नावली 2.4 और वो कर रहा है 3.8 के क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं अरे ये थोड़ी आएगी एग्जाम में, तो ये क्यों कर रहा है? अरे नहीं, पर वो तो कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको शांति नहीं है ना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो इतने कम दायरे में सीमित ही नहीं रह सकता, है ना। इसी तरीके से कुछ मंदबुद्धि बच्चे होंगे तो वो भी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, उनमें भी मानसिक अस्थिरता देखने को मिलेगी। आयाम अलग अलग होते हैं, यानी कि सोचने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। नियमित शिक्षण, ये सभी क्या है? ये सभी विशिष्ट बालकों की विशेषता होती है। अब नियमित शिक्षण, मंदबुद्धि बच्चे को भी लगातार आपको पढ़ाते रहना पड़ेगा। अगर आपने गैप कर दिया तो वो वापस से बैक में चले जाएंगे। उसी प्रकार से प्रतिभाशाली बालक को भी लगातार कुछ ना कुछ करने को दिया जाए तो वो अपनी मानसिक योग्यताओं का पूरा उपयोग करेगा। अगर उसको ऐसा नहीं मिला तो वो कुसमायोजित हो जाएगा। ठीक है ना, फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक बालकों की पहचान के लिए किए जाने वाले किन्हीं 2 परीक्षणों के बारे में बताइए। तो ये परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका आ जाता है शाब्दिक और दूसरा आ जाता है अशाब्दिक। शाब्दिक में क्या होगा? जब आप शब्दों के माध्यम से, जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया, जैसे हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें लिखित प्रश्न या फिर अगर कोई मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लाइक इंटरव्यू लिया जा रहा है या फिर कोई आप रिटन टेस्ट दे रहे हो, तो ये आपके शाब्दिक परीक्षणों में आते हैं। अशाब्दिक परीक्षण में जैसे कि पजल्स बनाना, डिज़ाइन को सही प्रकार से अरेंज करना, जो मेमोरी गेम्स होते हैं ना, अंतर ढूंढो, रास्ता खोजो, सही प्रकार से अरेंज करो, बिंदुओं को मिला के आकृति बनाओ, ये सारे आपके अशाब्दिक परीक्षणों में आ जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण क्या हो सकते हैं? तो पहला आता है इसमें निम्न सामान्य बुद्धि। मतलब अगर किसी बच्चे में शैक्षिक पिछड़ापन क्यों होगा कि एक तो उसकी बुद्धि लब्धि कम हो, उसकी मानसिक योग्यता इतनी हो ही ना कि वो चीज़ों को सही प्रकार से समझ सके। दूसरा परिवार का वातावरण, है ना। बच्चा अच्छा है पढ़ाई में पर उसके परिवार का वातावरण ऐसा है कि उसको उसकी पढ़ाई पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। उसको पारिवारिक कलेश से के कारण उसके दिमाग में काफ़ी सारी परेशानियां हैं, तो उससे भी वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अभी आपके देखो कोई शारीरिक व्याधि आ जाए आपको, या आप किसी बात को लेकर टेंस हो, तो आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है शैक्षिक पिछड़ेपन का। अगला प्रश्न है, समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं? तो ऐसा बालक, समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार गंभीर रूप से असाधारण होता है। मतलब बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव करें, है ना। जैसे कि कोई आपराधिक बालक, कोई उद्दंड बालक, या फिर कोई मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, या फिर कोई शारीरिक रूप से पिछड़ा बालक, है ना। तो ये सभी किस में आते हैं? ये आते हैं आपके समस्यात्मक बालक में। ऐसे बालक अक्सर चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले बालक होते हैं। ठीक है। तो चलिए आज के लिए हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और आप सभी प्रश्नों को सही प्रकार से समझ पाएंगे। इसी तरीके से आगे भी दूसरे सब्जेक्ट के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनसे हम स्टार्ट करेंगे और कुछ प्रश्नों के साथ जो है वो हम अच्छे से रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए और बेफिक्र रहिए, आपका रिवीजन हो ही जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।